हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू वे एजुकेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कल जो 1 फेब को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से जो अपना 9th कंसेक्टिव बजट प्रेजेंट किया गया, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं और इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या और महंगा हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से कौन से 3 कर्तव्यों को फॉलो करने की बात की गई है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बजट की जो मेजर हाइलाइट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए आप टू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, यूनियन बजट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। यूनियन बजट जो है एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान है जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, यानी कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, उसके बारे में बताता है। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू यानी कि उसकी कमाई क्या है और किस किस सेक्टर में उस पैसे को खर्च किया जाएगा, उसके बारे में हमको बताता है यूनियन बजट का ये एनुअल प्लान। हमारे बजट में कहीं भी हमको बजट वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के मुताबिक जो लिखा गया है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा आर्टिकल जो है 112 मैंडेटरी करता है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट की तरफ जो गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनकी तरफ से एनुअली जो है बजट को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। ये आर्टिकल 112 के मुताबिक मैंडेटली किया गया है। अगर हम बात करें यूनियन बजट की, तो यूनियन बजट की जो शुरुआत है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ब्रिटिश इरा के समय फर्स्ट टाइम इंडिया में जो प्रेजेंट किया गया बजट, दैट ऑन 7 अप्रैल 1860 को प्रेजेंट किया गया था बाय द जेम्स विल्सन की तरफ से। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1947 बाय आर के शनमुगम शेट्टी जो थे, उनकी तरफ से प्रेजेंट किया गया। अगर कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 1955 में फर्स्ट टाइम जो है बजट को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है प्रिंट करना शुरू किया गया। 1991 में जो हमें मेजर एलपीजी रिफॉर्म देखने को मिले, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके समय ये हमें देखने को मिले। 2017 में जो रेलवे बजट था उसको मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ ही। इसके पहले रेलवे बजट जो था वो अलग से आता था, तो 2017 में इसको जो हमारा मेन यूनियन बजट है उसके साथ ही मर्ज कर दिया गया। 2020 में फर्स्ट पेपरलेस बजट जो है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका 9th कंसेक्टिव बजट है। सिंस 2020 से ही वो अपना जो बजट है प्रेजेंट करती आ रही हैं। अगर हम बात करें इन हिस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा जो बजट प्रेजेंट किया है कंसेक्टिवली वो किया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी ने, जिन्होंने रिकॉर्ड 10 टाइम कंसेक्टिव बजट को प्रेजेंट किया है। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके भी इस टाइम उनका 9th कंसेक्टिव बजट है। अगर हम बात करें तो वैसे तो सेकंड स्पॉट पे जो है हमें पी चिदम्बरम जी जो है उनको भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी 9 ओकेजन पे जो है बजट को प्रेजेंट किया था, लेकिन उन्होंने कंसेक्टिव नहीं किया था। तो आप बोल सकते हो कि सेकंड स्पॉट पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण जी और पी चिदम्बरम जी, उनको हम रख सकते हैं। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। फर्दर जो रेवेन्यू बजट होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी इनकम है गवर्नमेंट की जो उसको डेली बेस पे या जो रीअकरिंग हो, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास फ्रीक्वेंटली हो, जल्दी जल्दी आती हो, ऐसी इनकम जो होती है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के भी टू टाइप होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और कस्टम ड्यूटी हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे फीस, फाइन्स एंड डिविडेंड्स जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट को फ्रिक्वेंटली खर्च करना पड़ता है। सपोज आप मंथली लगा सकते हो, ईयरली लगा सकते हो, 6 मंथली, जो ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट को रीअकरिंग जो है करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी एवरी मंथ पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पेंशन एवरी मंथ पे करना पड़ता है, सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया। तो ऐसा जो खर्चा होता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी एसेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं किया जा रहा होता, इससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता।
दूसरा जो हमारे बजट का कंपोनेंट होता है दैट इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी दो पार्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है जो रियकरिंग नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वन टाइम किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन लिया गया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी अदर जो है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इसमें आ जाएगा। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी किसी सरकारी कंपनी को बेच दिया, दैट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसे को बोरो किया है, तो ये हो गए हमारे कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो मेजर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो उन पे खर्चा होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक रोड होगी, रेलवेज होगी, ब्रिज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट की तरफ से मेजर प्रोजेक्ट्स पे ऊपर किया जाता है, यानी कि जिससे एसिड क्रिएट किए जाते हैं हमारी कंट्री के, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये दो बजट के पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें इस ईयर 2026 के बजट की, तो इसमें हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना बताया गया है, 4.3% ऑफ द जीडीपी इसको बताया गया है। अभी फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो इसमें हम जो है मेजर डेफिनेशन जो हमारे बजट डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो गवर्नमेंट की रेवेन्यू यानी कि इनकम से, तो उस समय बजट को फिस्कल डेफिसिट में बोला जाता है। और 2026 का जो टारगेट है वो कितना रखा गया है, 4.3% ऑफ दी जीडीपी इसको रखा गया है, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारी कम हो। तो जैसे हमने देखा था ना, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट का रियकरिंग खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए, और गवर्नमेंट की जो रियकरिंग कमाई है जो उसको फ्रिक्वेंटली आ रही थी वो कम हो, तो तब बजट जो है रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट होता है। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, अगर हम इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट ने लोन लिया और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट उसको करनी पड़ रही है, तो अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग की जाती है एसेट क्रिएशन में, लाइक एयरपोर्ट, हाईवे, मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सब्सिडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, किसी जो हम बोल सकते हैं कि किसी उद्योग को जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी रिड्यूस को कॉस्ट करने उस रिड्यूस उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज सब्सिडी। जैसे कि हम आपको पता होगा एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से अपनी स्टेक यानी कि अपनी हिस्सेदारी जो है किसी भी सरकारी कंपनी में जब बेच दी जाती है, यानी कि उसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर हम 2026 बजट की बात करें तो उसमें क्या क्या और एक्सपेंसिव यानी कि और महंगा हो जाएगा और क्या क्या हमें सस्ता होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करें सिन गुड्स की, ऐसे प्रोडक्ट जिसको सिन गुड्स बोला जाता है, लाइक पान हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको सिन गुड्स बोला जाता है, तो वो और महंगे हो जाएंगे। लाइक सिगरेट हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, तो और महंगे हो जाएंगे। पान मसाला जो है, पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहल जो हो गया, और मिनरल हो गया, और पीवी फ्लैक्स शीट्स, तो ये प्रोडक्ट हमें और महंगे हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्या कुछ इसमें जो है सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि कैंसर एंड डायबिटीज जो मेडिसिन है वो हमें सस्ती होती हुई नजर आएंगी। क्लोथ्स, चिल्ड्रन टॉयज, मोबाइल फ़ोन, ईवी बैटरी, सोलर पैनल, एलपीजी सिलेंडर, तो ये जो कुछ प्रोडक्ट हैं ये हमें आने वाले समय में सस्ते होते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपी अर्न किया जाएगा तो वो अर्निंग कहाँ से आएगी, किस किस सेक्टर से, कहाँ कहाँ से वो 1 रुपी की अर्निंग होगी गवर्नमेंट को। तो देखिए जैसे जीएसटी एंड अदर जो टैक्सेस हैं उनसे 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो रेवेन्यू टैक्स के अलावा यानी कि जीएसटी और अदर टैक्सेस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 2%, बोरोइंग जो गवर्नमेंट की तरफ से बोरो किया गया जाएगा उससे 24%, कॉरपोरेशन टैक्स 18%, इनकम टैक्स 21%, कस्टम से 4% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6% की अर्निंग गवर्नमेंट को 1 रुपी की होगी। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपी को
खर्च किया जाएगा यानी कि उसको एक्सपेंडिचर उसका किया जाएगा, तो वो किस किस सेक्टर पे किया जाएगा। लाइक सिविल पेंशन पे 2%, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उनमें 17%, मेजर सब्सिडीज में 6%, जो डिफेंस है उस सेक्टर में 11%, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होंगी उनमें 8%, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो स्टेट की एलोकेशन की जाती है उनमें 17%, 7%, एंड अदर जो स्टेट शेयर होगा टैक्सेस का उसके लिए 22% यहाँ पे एलोकेशन और एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अगर हम यूनियन बजट 2026 की मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो बात की जा रही है ग्रोथ रेट को अचीव करने की वो है 7%। और ये जो 7% रेट है इसके लिए गवर्नमेंट से किन किन सेक्टर पे फोकस किया जाएगा या किन किन हम बोल सकते हैं कि मेजर पॉइंट्स पे फोकस किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी कंट्री में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट जो हमारी डिपेंडेंसी उसको कम करना। ऐसे ही जो हमारे अभी गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है उनको लेके आना, सो दैट कि जो हमारा अभी अगर हम देखते हैं कि किसी भी सरकारी काम में अगर हम देखते हैं किसी भी उद्योग को लगाने के लिए काफ़ी हमें जो है गवर्नमेंट की जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जो है हमारे जो उद्योग हैं उसी में रह जाते हैं। तो उसको और इजी बनाना, जो भी हमारी परमिशंस वगैरह उसको इजी करना, तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म लाने की जहाँ पे बात की जा रही है। फिजिकल प्रूडेंस यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनको कम करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उसको जो है स्टेबल करना, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट में और जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। सिटीजन बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट एक्शन यानी कि जो गवर्नमेंट की सर्विस है जैसे कि ई पोर्टल वगैरह आजकल शुरू किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जो सिटीजन बेनिफिट हैं वो डायरेक्टली सिटीजन की तरफ जो है उनको लेके जाना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और बढ़ावा देना और एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि एनर्जी सेक्टर में काम करना, लाइक रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना। तो ये कुछ मेजर जो है पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 7% रेट को अचीव करने के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात की है 3 कर्तव्य को फॉलो करने की, यानी कि उन्होंने मेन फोकस जो है इन 3 जो है कर्तव्य के ऊपर किया जाएगा इसमें। सो फर्स्ट कर्तव्य जो बताया जा रहा है दैट इज एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो है फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। सो जैसे कि बिल्डिंग द रेजिलियंस यानी कि हमारी इकोनॉमी को और रेजिलियंट बनाने के ऊपर फोकस किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सेकंड जो यहाँ पे कर्तव्य बताया गया है वो है फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल, यानी कि लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, सो दैट कि इमर्जिंग जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वहाँ पे लोग जो है अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। तो थर्ड कर्तव्य इज सबका साथ सबका विकास, तो इसके ऊपर भी जो है फोकस किया जाएगा, जैसे कि इंश्योर दैट एवरी फैमिली कम्युनिटी रीजन एवरी सेक्टर जो है उसको इक्वल एक्सेस मिल पाए रिसोर्सेस का, तो यानी कि सभी को साथ लेकर चलना, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी में ही गवर्नमेंट की तरफ से हाईलाइट किया जा रहा है मेजर रिफॉर्म को और बताया जा रहा है कि ओवर 350 रिफॉर्म अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से रोल्ड आउट किए गए हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग द जीएसटी जो है सिंप्लीफिकेशन करना, जैसे कि लेबर कोड्स हैं उनको नोटिफाई करना एंड रैशनलाइज करना, मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल, तो ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से जो रिफॉर्म लाए गए हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि हाई लेवल जो कमेटी है इन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बनाई गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है काम कर रही है डी रेगुलेशंस के ऊपर, सो दैट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो कंट्री में उसको और बढ़ाया जा सके। तो अभी आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो ये पीआईबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें जो मेजर मेजर हाइलाइट्स हैं उनको कवर किया गया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो दैट कि जो फैक्चुअल पॉइंट है वो भी हमें यहाँ पे जानने को मिल जाएंगे। तो अभी हमने जैसे बात की थी जो है कर्तव्य की बात की थी कि 3 कर्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो किए जाएंगे, तो उनकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। और जो हमने पहले बात की थी जैसे फिजिकल डेफिसिट कितना जो रहेगा, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसकी जो फिगर है यानी कि उसका जो डेटा है फिगर वाइज जो वो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, और इस टेबल से भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अभी जो हमने बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 कर्तव्य को फॉलो किया जाएगा, उसमें से जो फर्स्ट कर्तव्य की बात की गई थी वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए यहाँ पे 6 इंटरवेंशंस को प्रपोज किया गया है, जिसमें से जो पहला है दैट इज बायो फार्मा शक्ति। अभी शक्ति का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
तो बायोफार्मा सेक्टर में यानी कि जो हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इस जो शक्ति स्कीम को लाया गया है विद आउटले ओवर 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है इसको स्पेंड किया जाएगा ग्लोबल, सो दैट इंडिया जो है एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप हो सके। इसी के साथ बायोफार्मा पे फोकस करती हुई इंडिया में 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम नाइपर इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, तो नाइपर को जो है डेवलप किया गया। 3 न्यू जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए स्टैब्लिश की जाएंगी और अपग्रेड किया जाएगा 7 जो एग्जिस्टिंग वन है उनको भी किया जाएगा। अगर हम बात करें इसी के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, तो जैसे हमको पता है कि पहले सेमीकंडक्टर मिशन जो है इंडिया में चल रहा था, तो इस बजट के बाद जो है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है उसको लाया जाएगा, जिसमें कि इंडिया में जो है जो इंडिजिनस इक्विपमेंट है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मटेरियल्स एंड डिज़ाइन द फुल स्टैक इंडियन आईपीएफ। स्टैक का क्या मतलब होता है कि फुली टेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ पे हम लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जो भी टेक्नोलॉजी है उसको फुली डेवलप करना, इम्प्लीमेंटेशन से लेके उसको डेवलप करने तक। ऐसे ही फोर्टिफाई करना सप्लाई चेन को विद फोकस ऑन जो है इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप यहाँ पे किया जाएगा, सो दैट कि इंडिया में ही सेमीकंडक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ावा दिया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लाया जाएगा, जिसका आउटले होगा 40,000 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ जो हमारे मिनरल रिच स्टेट हैं उनके लिए जो रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, लाइक जैसे उड़ीसा स्टेट में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, सो दैट कि उन स्टेट में जो है माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट किया जा सके। 3 डेडिकेटेड जो है केमिकल पार्क्स को गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी। देखो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो जैसे रोड हाईवे उनमें जो गुड्स का यूज किया जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको कैपिटल गुड जो है गुड्स हम बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स की इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग जो है हो पाए, इसके लिए जो है हाई टेक टूल रूम जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे बाय सीपीएसई, यानी कि जो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं उनमें जो है हाई टेक टूल रूम जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट कि जो ये रूम्स होंगे इनका काम क्या होगा, लोकली डिज़ाइन, टेस्ट, मैन्युफैक्चर द हाई प्रिसीजन कंपोनेंट एट स्केल एंड लोअर कॉस्ट पे उनको डेवलप करना है ऐसे कंपोनेंट्स को। इसी के साथ CIE स्कीम यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम जो है उसको लाया जाएगा, सो दैट कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है हमारी ऐसे कंपोनेंट्स की उनको और बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है इसको भी अनाउंस किया गया, सो दैट कि जो है हम क्रिएट कर पाएँ ग्लोबली कम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में जो है इंडिया का इकोसिस्टम डेवलप हो पाए, और इसके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसी के साथ जो है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी इसमें जो है जो अनाउंसमेंट है वो की गई है, लाइक जैसे अगर हम देखें तो नेशनल फाइबर स्कीम जो है उसको अनाउंस किया गया फॉर सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल फाइबर्स, लाइक सिल्क हो गया, जैसे मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, एली सिल्क, तो उनके लिए जो है सेल्फ रिलायंस इस सेक्टर को बनाने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम अनाउंस की गई है। वूल में जूट हो गया, मैनमेड फाइबर, और जो न्यू टेक्नोलॉजी के फाइबर आज हमें मॉडर्न समय में देखने को मिलते हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम को लाया जाएगा। इसी के साथ ही टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है इसको लाया जाएगा टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल क्लस्टर विद कैपिटल सपोर्ट फॉर मशीनरी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो है उसको भी अनाउंस किया गया टू स्ट्रेंथन द खादी, यानी कि जो विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे जो खादी का काम होता है, जैसे कि जो हमारा खादी यानी कि जो लोकल लेवल पे विलेजेस में जो कपड़ा बनाया जाता है उसको ही खादी बोलते हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो है उनके लिए जो है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज जो इनिशिएटिव है इसको लाया जाएगा। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिजुविनेट करने के लिए फर्स्ट स्कीम अनाउंस की गया, स्कीम टू रिवाइव द 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है उनको उसको अनाउंस किया गया टू इम्प्रूव द कोस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू, यानी कि जो इंडस्ट्रियल हमारे क्लस्टर्स थे 200 जो हमारे क्लस्टर थे उनको रिवाइव यहाँ पे किया जाएगा।
इसी के साथ जो है हमारे जो एसएमई यानी कि स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए चैंपियन एसएमई स्कीम को लाया गया है एंड सपोर्टिंग द माइक्रो एंटरप्राइज जो हमारे छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। सो डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए ग्रोथ फंड जो है उसको लाया गया है, टू बी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड टू सो दैट कि हम फ्यूचर जो चैंपियन है एसएमई में उनको क्रिएट कर पाएँ, इंसेंटिवाइज कर पाएँ एंटरप्राइज को, और बेस्ड ऑन सिलेक्टेड क्राइटेरिया तो उनको जो है सिलेक्ट करके उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, सो दैट कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको भी सपोर्ट मिल पाए। इसी के साथ सेल्फ रिलायंट इंडिया जो फंड है इसको भी अनाउंस किया गया है, टू बी एलोकेटेड विद एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए आउटले के साथ इसको जो है क्रिएट किया गया है टू सपोर्ट द माइक्रो एंटरप्राइज एंड मेंटेन देयर एक्सेस टू जो रिस्क पोर्टल है, यानी कि उनको किस रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए इस फंड को अनाउंस किया गया है। सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो है पावरफुल पुश दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेनली फोकस किया जाए, जैसे कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको भी इंक्रीज जो है किया जाएगा बजट में। सो अप टू 12.2 लाख करोड़ तक जो है पब्लिक कैपिटल जो एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। अभी रिस्क गारंटी फंड क्या होता है कि डूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या डूरिंग अगर कंस्ट्रक्शन किसी भी फैक्ट्री किसी भी जो प्रोडक्शन यूनिट को अगर कोई भी रिस्क होता है उसमें सपोज कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी दुर्घटना के चलते, सपोज कि फायर के चलते अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो उस रिस्क को कवर करने के लिए जो है रिस्क फंड होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, सो दैट कि प्राइवेट जो डेवलपर होंगे उनको प्रिवेंट किया जा सके ऐसे रिस्क से। इसी के साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से रियल जो स्टेट एसेट्स हैं ऑफ सीपीएस यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उसके जो एसेट्स होते हैं उनके लिए जो है डेडिकेटेड जो रीट्स प्लेटफॉर्म होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा टू प्रमोट द इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ द कार्गो। सो इनके लिए भी जो कार्गो की मूवमेंट है क्रॉस द कंट्री उसके लिए भी जो है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो पाए उसके लिए भी अनाउंसमेंट्स की गई है, लाइक न्यू डेडिकेटेड फ्राइट जो कॉरिडोर है उनको डेवलप किया जाएगा टू स्टैब्लिश द कनेक्टिंग धनकुनी इन द ईस्ट से लेकर सूरत इन द वेस्ट, यानी कि सूरत गुजरात से उनको कनेक्ट किया जाएगा सो दैट फ्राइट मूवमेंट जो है स्मूथ हो पाए। ऐसे ही 20 न्यू जो है नेशनल वाटरवेज उनको अनाउंस किया गया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है उनको यहाँ पे सेट किया जाएगा, और शिप रिपेयर जो इकोसिस्टम है उसको भी कंट्री में डेवलप किया जाएगा सो दैट कि इनलैंड जो वाटरवे हैं जो हमारा इनलैंड वाटरवे रूट हैं उनको हम जो है कर पाएँ, और ऐसे जो शिप रिपेयर इकोसिस्टम है ये कहाँ पे वाराणसी एंड पटना में इस्टेब्लिश कर जो है किए जाएंगे। कार्गो जो हमारा कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है इसको भी अनाउंस किया गया है सो दैट कि हम इंसेंटिवाइज कर पाएँ जो रेल से हम यानी कि शिफ्ट जो हमारा मेन अभी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो कार्गो है मेनली जो रेल और रोड पे डिपेंड करता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको जो है हम हमारे जो इनलैंड वाटरवेज हैं उन पे भी हमारा जो कार्गो मूवमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ पाएँ। तो इसके लिए जो कार्गो शेयर है इनलैंड वाटरवेज का उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे 6% से 12% तक, यानी कि जो कार्गो मूवमेंट है हम वो हमारी कंट्री में इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हो पाए उसको भी बढ़ाने के ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। इंडिजनाइज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सी प्लेन, और सी प्लेन जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए जो इंडिजनाइज मैन्युफैक्चरिंग है सी प्लेन की उसको भी प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ जो है हमारी अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के लिए 20,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। और सिटी इकोनॉमिक जोन्स जो है सिटी इकोनॉमिक यानी कि जो सिटी बेस्ड इकोनॉमिक जोन है उनको भी डेवलप करने के लिए यहाँ पे आउटले जो है दिया गया है, और इसी के साथ 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है बिटवीन द सिटीज़ उनको जिनको ग्रोथ कनेक्टर बोला जा रहा है इसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि रेल कॉरिडोर हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर होंगे उनको डेवलप किया जाएगा बिटवीन मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, सो चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली एंड वाराणसी एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें उनमें जो है रेल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से फॉर विकसित भारत, सो दैट कि कंप्रीहेंसिवली रिव्यू किया जा सके बैंकिंग सेक्टर को एंड इसको अलाइन किया जा सके इंडिया की जो
जो हम चाह रहे हैं कि 2047 तक हमारा इंडिया जो है विकसित भारत बन पाए, उसके साथ इंक्लाइन करने के लिए हाई लेवल कमेटी जो है उसको सेट किया जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रीस्ट्रक्चर किया जाएगा जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये भी एक गवर्नमेंट पीएसयू है, और रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है उसको जो है रीस्ट्रक्चर इसकी की जाएगी। एंड इसी के साथ जो है कंप्रीहेंसिव रिव्यू भी जो है किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको भी जो है जो रिव्यूज का किया जाएगा। अगर हम म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करें तो म्यूनिसिपल जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं उनकी तरफ से, जो मेजर सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं उनकी तरफ से म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है उनको इशू किया जाता है। तो अगर म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से मोर देन 100,000 करोड़ के ज़्यादा अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए जाएंगे तो उनको 100 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव भी दिया जाएगा, सो दैट कि एनकरेज किया जा सके इशुएंस ऑफ द म्यूनिसिपल बॉन्ड इन द मेजर सिटीज़ में। तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो सेकंड कर्तव्य जो हमने देखा था वो क्या था, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की स्किल में इंप्रूव करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सो मेनली इसके लिए हाई पावर्ड, सो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाएगा हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी टू रिकमेंड द मेजर्स दैट फोकस मेनली ऑन द सर्विस सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर ऑफ द विकसित भारत। यानी कि एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारी एजुकेशन, अभी जो बच्चे एजुकेशन में हैं वो एम्प्लॉयमेंट, उनमें ऐसी स्किल हो कि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है बढ़ पाएँ, इसके लिए जो है हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी सेट की जाएगी, सो दैट कि वो रिकमेंड करेगी कि किस क्या क्या रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है अभी हमारे एजुकेशन सेक्टर में, सो दैट कि जो हमारी वर्क फोर्स है जो कि अभी एजुकेशन में है, पढ़ रही है, उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है इसको किया जाएगा। इसी के साथ हेल्थ केयर में जो अलाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स के अलावा अलाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है उनको जो है अपग्रेड किया जाएगा। सो ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की स्टडी होती है उनको अपग्रेड किया जाएगा। एंड न्यू एएचपी जो है उनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ऐड किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इस सेक्टर में हमें काफ़ी जॉब्स देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ 5 रीजनल जो मेडिकल हब्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और मेडिकल जो टूरिज्म सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। आयुष सेक्टर की अगर हम बात करें तो 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा जो है इनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री के लिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि आने वाले समय में जो है वेटनरी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनमें जो है बढ़ोतरी की जाएगी और 20,000 जो है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसमें भी हमें न्यू जॉब्स देखने को मिलेंगी। इसी के साथ इंसेंटिव लिंक जो कैपिटल सब्सिडी स्कीम है वो भी जो है जो वेटनरी हॉस्पिटल हो गए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेटनरी एंड पैरा जो वेटनरी कॉलेजेस, वेटनरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ब्रीडिंग फैसिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में वेटनरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश करने के लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी जो सपोर्ट स्कीम है उसको अनाउंस किया गया है। यहाँ पे एक मेजर हाईलाइट हमें देखने को मिल रहा है ऑरेंज इकोनॉमी। सो ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है और इसमें क्या किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो कि जो इमर्जिंग, जो हम बोल सकते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, लाइक जैसे एवीजीसी, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग, कॉमिक्स, जिसमें कि हमारी जैनजी जो जनरेशन है जैनजी वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाए। सो गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो मुंबई है उसको प्रोवाइड की जाएगी सपोर्ट टू सिटिंग अप विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, यानी कि एवीजीसी सेक्टर जो है उसमें उसकी तरफ से कंटेंट जो क्रिएटर लैब्स हैं इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस में इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो जो हमारी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ से ऐसी लैब्स हमारे स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी जो स्कूल लेवल है वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी अराउंड 15,000, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन सेक्टर्स में जो है आगे लाया जा सके, उनमें ऐसी स्किल डेवलप की जा सके। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है उनको क्रिएट किया जाएगा। सो मेजर जो भी इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर है उनके अराउंड जो है 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। टूरिज्म अगर सेक्टर की बात करें तो जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का
जो उसको अपग्रेड जो हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट कि जो हमारी सिग्निफिकेंस प्लेसेस हैं, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज, उनको हम जो है ऑनलाइन यानी कि डिजिटल रूप में उनको ला सके, डिजिटल जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट कर सके। उसके लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज जो है ग्रिड उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसे ही हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म की अगर हम बात करें तो 15 जो आर्कियोलॉजिकल मेजर साइट्स हैं लाइक लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, जो है आदि चनालूर होगी, सारनाथ होगी, सारनाथ, हसीनापुर होगी एंड ले प्लेस जो है इसको भी डेवलप किया जाएगा इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशन के तौर पे इनको डेवलप किया जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया मिशन जो है उसको भी लॉन्च जो है यहाँ पे किया गया टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड में जो है हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर को और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पे खेलो इंडिया मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और उसमें सपोर्ट दी जाएगी। तीसरा जो हमने कर्तव्य पढ़ा था यहाँ पे वो क्या था, सबका साथ और सबका विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उसके लिए जो है मेजरली फोकस किया जाएगा इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम। तो फार्मर इनकम बढ़ाने के ऊपर जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। न्यू इनिशिएटिव जो है वो लिए जाएंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ दी 500 रिजर्वोयर्स एंड अमृत सरोवर अक्रॉस इन। तो मेनली जो अमृत सरोवर होते हैं ये विलेजेस या सेमी अर्बन जो एरिया है वहाँ पे इसको डेवलप किया जाता है। ऐसे ही हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। गवर्नमेंट टू सपोर्ट द हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ, कैजू। सो ऐसी जो क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है इसको अनाउंस किया गया है। इसी के साथ भारत विस्तार को जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया। विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। सो बेसिकली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एग्री जो हमारे स्टैक पोर्टल हैं उनमें एआई का यूज कैसे हम कर सकते हैं। जो भी आईसीएआर जो हमारी इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से जो भी टेक्नोलॉजी पैकेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें एआई सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं, उसके लिए भारत विस्तार को जो है लॉन्च किया यहाँ पे जाएगा, सो दैट कि एआई सिस्टम को हम जो एग्रीकल्चर हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इंटीग्रेट कर पाएँ। तो इसके लिए भारत विस्तार जो है उसको लाया जाएगा। सो दिव्यांगजन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे दिव्यांगजन कौशल योजना जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, सो दैट कि जो दिव्यांगजन होंगे उनको जो है हम टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन रोल यानी कि उनको भी एम्प्लॉयबिलिटी जो है मिल पाए। आईटी सेक्टर, एवीजीसी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड्स एंड बेवरेज सेक्टर में जो हमारे दिव्यांगजन है उनको भी उस सेक्टर में जोड़ा जा सके, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इसके लिए दिव्यांगजन कौशल योजना जो है उसको लाया जाएगा। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा सेंटर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से निम्हांस 2.0 इन नॉर्थ इंडिया में सेट किया जाएगा। और जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपग्रेड किया जाएगा नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर एज अ रीजनल पैक्स इंस्टीट्यूशन के तौर पे इनको भी डेवलप किया जाएगा। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। सो जो कनेक्टेड नोड है इनको दुर्गापुर से कनेक्ट किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ द 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उनको डेवलप किया जाएगा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। और 400 इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं उनका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ जो है बुद्धिस्ट जो सर्किट है उसको डेवलप किया जाएगा अरुणाचल में, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा में। और 16th जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसका जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1.4 लाख करोड़ रुपीस जो है स्टेट को एलोकेट किया जाएगा फाइनेंशियल 26-27 में अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है। सो आई होप मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में एंड शॉर्ट वे में जो भी मेजर हाईलाइट्स हो सकते हैं इस टॉपिक की उनको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय जी।